हेलो। हेलो। कोई डाउट है लास्ट सेशन में आपको? नो सर। एनी डाउट इन लास्ट सेशन? कि थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज अभी तक काफी सारे लोग ज्वाइन होने के हैं ना। तब तक कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो बेसिकली कल हमने क्या डिस्कस किया था? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके बाद में उसमें कौन से सर्वर यूज करते हैं, यस। डेवऑप्स इंजीनियर्स का रोल क्या होता है, हाँ, बराबर। डिप्लॉयमेंट कैसे थे, लाइक दैट। ओके, तो बेसिक डाटा जनरल डिस्कशन हमने किया था, है ना? टाइप्स ऑफ सर्वर्स क्या है। आ, हाँ, अभी तक हम लोग क्या कहाँ पे आ गए? वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वाज द एनवायरनमेंट बिफोर क्लाउड। तो क्लाउड के पहले जो एनवायरनमेंट था, so basically what I will do, I will start the recording. ऑन प्रीमाइसेस था और डेटा सेंटर्स। Yes, we will discuss about on-premises and data centers as well. नहीं, बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? वी वर डिस्कस्ड अबाउट द ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट। ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में एक था ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। और उसके बाद में हमने डिस्कशन से किया था अबाउट डेटा सेंटर सर्वर्स, राइट? तो डेटा सेंटर्स क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। डेटा सेंटर्स बेसिकली प्रीमाइस होता है थर्ड पार्टी वेंडर्स के द्वारा। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं करता हूँ। वर्चुअल लोकेशन एलोकेट करके देता है डेटा सेंटर। नाउ इट इज विजिबल। यस यस। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डेटा सेंटर सर्वर्स के बारे में, है ना? और डेटा सेंटर्स मैंने आपको बताया था हाउ डेटा सेंटर्स लुक्स लाइक। व्हाट आई विल से, तो डेटा सेंटर का पिक्चर अगर देखना है तो इस तरह के डेटा सेंटर्स होते हैं। ओके, इस तरह के होते हैं डेटा सेंटर्स, इस तरह के, राइट? तो यहाँ पे ना रैक्स है, बड़ी बड़ी रैक्स। और इन रैक्स के अंदर क्या है? सर्वर्स रखे गए हैं। ओके, और ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। और माइट बी दे मे हैव मल्टीपल बिल्डिंग्स एज वेल फॉर क्रिएटिंग वन डेटा सेंटर, राइट? अब डेटा सेंटर के एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो डेटा सेंटर के एग्जांपल्स क्या है? टाटा का आपने बोला था दिल्ली में है, रिलायंस का टाटा उधर है, डेटा हेरोली में। सेंटर इन दिघी है ना? रिलायंस का हेरोली में। यस। और
चेन्नई में ऐसा कुछ। और दूसरा क्या है? रिलायंस डेटा सेंटर इन ऐरोली मुंबई है ना? यस। और एक चेन्नई में आने वाला है जो सिंगापुर में है, कुछ मलेशिया में या नहीं नहीं, चेन्नई में है। ओके, चेन्नई में भी चेन्नई है। में ऑलरेडी है ना डेटा सेंटर, मुकेश ओके। अंबानी का है। सो बेसिकली मेटा का जो सर्वर्स है अभी सिंगापुर में है, वो चेन्नई में मूव होने वाले थे। उसका डील जब मुकेश अंबानी के बेटे का शादी था ना, तब उनका हुआ था, राइट? तो कुछ डेटा सेंटर्स है। अब इन डेटा सेंटर के सर्वर को हम लोग एक्सेस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? आरडीपी। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडीपी इज नथिंग बट रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट? या तो अगर मैं विंडोज सर्वर यूज करता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, राइट? और अगर लिनक्स सर्वर यूज करता हूँ तो एसएसएच यूज करना पड़ेगा। एसएसएच का मतलब होता है सिक्योर्ड शेल। अब इसका पोर्ट नंबर है 3389 और इसका पोर्ट नंबर है 22। ओके। और डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर करना है ऑन प्रीमाइसेस से सर्वर पे, या सर्वर का डेटा हमें डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर 22 और 20 और 21 पे काम करता है। क्या करता है? पोर्ट नंबर 20 एंड 21 पे काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है, प्रोविजनिंग ऑफ सर्वर्स। इसका ड्रॉबैक क्या है? प्रोविजनिंग ऑफ सर्वर्स, सर्वर्स इज टेकन केयर बाय डेटा सेंटर्स एग्जीक्यूटिव्स, राइट? प्रोविजन ऑफ सर्वर्स कौन करता है? डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव्स करता है। ओके। मतलब आपको नए सर्वर चाहिए तो आपको डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव्स को बोलना पड़ेगा कि आई वांट फ्यू मोर सर्वर्स, फ्यू सर्वर्स। तो ही विल क्रिएट फॉर यू, है ना? और हमको देगा। और इसका बिलिंग कैसा रहता है? बिलिंग इज जनरली क्वार्टरली बिलिंग, है ना? बिलिंग कैसे रहेगा? क्वार्टरली। क्वार्टरली एडवांस रहेगा, है ना? लेकिन इसके पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज था, जैसे ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था, वर्चुअलाइजेशन था ऑन प्रेमाइसेस में, उससे तो पूरा था, है ना? क्योंकि ऑन प्रेमाइसेस में सर्वर रखना है तो आपको पूरा का पूरा कॉस्ट इनिशियली स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन डेटा सेंटर में आपको स्पेंड करने की जरूरत है क्या? पूरा कॉस्ट नहीं। आपको क्या देना है? क्वार्टरली एडवांस देना है ना? तो और आपको सर्वर्स को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट द डेटा सेंटर इज। नाउ सी, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? इसके बाद देखेंगे AWS का सर्विसेज। इसके बाद जो आता है ना, वो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या आता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? इसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना? तो ये हम डिस्कस करने वाले थे बिफोर क्लाउड। सो करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनवायरनमेंट बिफोर क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड, व्हाई वी नीड क्लाउड, यही डिस्कस करना है आज।
तो इसमें से हमने दो चीजें डिस्कस कर ली थी, एक है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और दूसरा है वर्चुअल आर्किटेक्चर। और साथ में हमने डेटा सेंटर भी डिस्कस किया था, है ना। तो डेटा सेंटर इज लाइक दिस। तो डेटा सेंटर से सर्विस प्रोवाइडर हमको क्या प्रोवाइड करता है, हमको सर्वर्स प्रोवाइड करता है। इधर लिनक्स सर्वर्स या विंडोज सर्वर्स हमको प्रोवाइड करता है। और सर्वर को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल जो है, एक तो आरडीपी रहेगा, नहीं तो एसएसएच रहेगा। और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल रहेगा एफटीपी। और उस सर्वर के ऊपर जितना सारा सर्विसेज आपको क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ। सपोज यू वांटेड टू क्रिएट सर्विसेज, तो क्या करना पड़ेगा, हाउ वी कैन क्रिएट सर्विसेज। दिस इज माई क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सर्विसेज कैसा क्रिएट करोगे, एनीवन? दिस इज जनरल क्वेश्चन फ्रेंड्स। यूजिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के ऊपर कैसा सर्विस क्रिएट करोगे, क्या करोगे प्रोग्रामिंग से? Hello, सर्वर को मैनेज करेगी। take the subscription from एक मिनट, आप ट्रैवल कर रहे हो क्या तरबेज, है ना। तो ट्रैवल कर रहे हो तो फिलहाल क्विट करिए, बाकी लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपका आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है बाहर का। हाँ, यस, हाउ वी कैन क्रिएट सर्विसेज। ये आईआईएस पे करेंगे क्या फिर? हाँ। आईएएस तो यार वेब सर्विस क्रिएट करता है ना। हाँ, आईएएस क्या करता है, आईएएस वेब कैन क्रिएट वेब सर्विस। मैं क्या करना चाहता था। आपने पूछा है सर्विसेज कैसे क्रिएट करेंगे। हाँ, तो चलो आईएएस का भी एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे आईएएस करते हैं, आईएएस कैसा कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी पे। नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी के आईएएस पे नहीं करते हैं, है ना। चलिए आईएएस का एग्जांपल दिया, तो आईएएस कैसा यूज करेंगे। आईएएस क्या होता है, वेब सर्वर एनवायरनमेंट, वेब सर्विसेज क्रिएट करने के लिए होता है। तो कैसा होगा आईएएस। 30 रुपए के लाइन में ना खुले हेलो, काउंटर है रेडी कोई बता पाएगा, रुपेश? सर लाइक किस टाइप की सर्विस बनानी है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना, जैसे कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रोहित, बेस या आपका ना फिर आवाज बराबर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखो ना माइक वगैरह कैसा है। हाँ, बोल सकते हो, लेकिन यू कैन टेस्ट योर माइक ऑल्सो। सॉफ्टवेयर। हाँ बोलिए, मैं ट्राई करता हूँ सुनने का, बट आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए। सर लाइक सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा लाइक किस टाइप की सर्विस बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, हाँ प्लेटफॉर्म ठीक है, बेस्ड कोई या भी एक सर्विस ले लो, आईएएस ले लो, एक्टिव डायरेक्टरी ले लो, फाइल सर्विस ले लो, कोई भी। या कल मैंने जो डिस्कशन किया था डिफरेंट सर्विसेज का, जैसे डेटाबेस है, वो तो सर्विसेज ही है ना। तो उसको कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करके हम तो मतलब आई एम नॉट सर्विस। टॉकिंग अबाउट क्लाउड प्लेटफॉर्म, आई वांट ऑन प्रेमाइसेस में कैसा क्रिएट करेंगे। ऑन यस। सर्वर मैनेजमेंट कंसोल, AWS मैनेजमेंट कंसोल। अरे आई एम सर सेइंग कि आई डोंट वांट टू यूज क्लाउड प्लेटफॉर्म। आपको सर्विसेज यूज करना है ऑन प्रेमाइसेस से। बेसिक एग्जांपल दो, कैसा क्रिएट करते हैं। यस। कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल से, किसका कंट्रोल पैनल भाई? सर EC2 का। पहले हमें सर्वर लगेगा। पहले आपको सर्वर लगेगा, है ना। देखो हर कोई आंसर दे रहा है अपने अपने एक्सपीरियंस से, है ना, या अपने अपने जॉब प्रोफाइल के थ्रू भी दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए सबसे पहले क्या लगेगा, सर्विसेज क्रिएट करने के लिए आपको सर्वर लगेगा, बराबर। और ये है आपका फिजिकल सर्वर। सर्वर के ऊपर क्या डालोगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, है ना। यस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ओके। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर। सो इन दिस वे योर सर्वर गेट्स क्रिएटेड। ओके। दूसरा क्या रहेगा,
आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपका बेस सर्वर आपने लिया, फिजिकल सर्वर, यहाँ पे आप हाइपरवाइजर डाल दो और हाइपरवाइजर के अंदर वीएम क्रिएट करो। क्या करो? VM। समझो ये आपके दो अलग अलग वीएम है। समझो ये है VM1 और ये है VM2। और VM के अंदर, वन के अंदर क्या रहेगा? ओएस और एप्लीकेशन, राइट? यहाँ पे भी ओएस और एप्लीकेशन रहेगा। इसका अल्टीमेटली मैंने एग्जांपल क्यों दिया आपको कि सर्विसेज क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए सर्वर। सर्वर। ओके, सर्वर के ऊपर क्या डालोगे आप? ओएस डालोगे, और ओएस के ऊपर क्या करोगे आप? एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, राइट? मतलब कोई भी चीज कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको फाइल सर्विस क्रिएट करना है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको वॉट एवर सर्विसेज यू वांटेड टू यूज, एक्टिव डायरेक्टरी करना है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, आपको चाहिए सर्वर। सर्वर का मतलब होता है कंप्यूट पावर, राइट? कंप्यूट पावर मतलब कंप्यूटिंग पावर चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटिंग पावर। तो कुछ भी करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर्वर्स चाहिए। तो डेटा सेंटर में क्या होता है? डेटा सेंटर्स में मैंने बताया आपको कि डेटा सेंटर इस तरह के डेटा सेंटर्स रहेंगे, है ना? बहुत सारे सर्वर्स उसके डेटा सेंटर के अंदर रहेंगे। ओके, तो डेटा सेंटर के अंदर आपको क्या मिलेगा? डेटा सेंटर विल प्रोवाइड मी द सर्वर्स, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वर्चुअल फॉर्म में हो, मोस्टली वर्चुअल फॉर्म में ही दिया जाता है। और उन सर्वर के ऊपर जो कुछ एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है आप क्रिएट करो, जितनी सारी सर्विसेज आपको क्रिएट करना है करो, राइट? क्लियर है ये? इवन ऑन प्रीमाइसेस में भी आप क्या करते हो? सर्वर डिप्लॉय करते हो और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हो। क्लियर दिस थिंग? यस। ये चीज क्लियर है ना? मतलब सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक क्या चाहिए? बेसिक चाहिए आपको सर्वर। सर्वर का मतलब होता है कंप्यूटिंग पावर, राइट? अब देखिए, अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मुझे इसको ना क्लाउड से रिलेट करना है थोड़ा सा, है ना? क्लाउड का जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिलेट करना है। तो नाउ सी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद क्या आता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? यस, anyone have idea about the cloud computing definition? प्रोवाइड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। Provide virtual infrastructure, ठीक है? Provide virtual infrastructure which is on demand, है ना? सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक Provide virtual infrastructure, ये रहेगा ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं क्रिएट कर सकता हूँ और उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और ये क्या है? पे पर यूज। जितना मैं यूज करूंगा उतना ही मुझे पे करना पड़ेगा, बराबर? तो बहुत सारे बेनिफिट दिखते हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये ऑन डिमांड है और पे पर यूज है। लेकिन क्लाउड क्या सिर्फ मुझे सर्वर्स देता है क्या? जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, ऑन सर प्रीमाइसेस में मुझे सर्वर ही क्रिएट करना पड़ा, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी मुझे सर्वर ही क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर डेटा सेंटर यूज करता हूँ तो डेटा सेंटर में भी मुझे क्या होता है? बेसिकली सर्वर्स ही देते हैं। क्या क्लाउड भी आपको सिर्फ सर्वर्स प्रोवाइड करेगा क्या? यस, आप कुछ पूछ रहे थे। समवन वाज सर्विसेज भी टॉकिंग। सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है सर वो। सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कुछ सर्विसेज, एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, मैं AWS का ही एग्जांपल लेता हूँ, EC2 इंस्टेंस लेता हूँ। क्या है? अभी EC2 इंस्टेंस का मतलब है वर्चुअल सर्वर। ओके, उसके बाद क्या है? आप S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस, राइट? आप ले लो VPC, आप ले लो लैम्बडा, आप ले लो
क्या है, डेटाबेस ले लो, आप ले लीजिए इलास्टिक बिनस्टॉक, या छोड़ो इतना ही ले लेते हैं। ओके, तो ये कुछ सर्विसेज है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सिर्फ सर्वर्स देता है क्या? नहीं, सर्वर तो आपका ये हो गया है ना, लेकिन ये क्या है, दिस इज सर्विसेज, एंड आई विल से दिस इज द मैनेज सर्विसेज। मतलब इन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए बैकएंड में सर्वर्स ही लगेंगे, लेकिन वो सर्वर्स कौन मैनेज करेगा? एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा, है ना। हम्म। और इसमें आपने बोला बेसिकली था प्रोविजनिंग बाय यू, ऐसा कुछ बोला था ना आपने कल। क्या बोला था मैंने, फिर से बताइए एक प्रोविजनिंग बार। डन बाय प्रोविजनिंग डन बाय यस, यू। प्रोविजनिंग डन बाय यू, मतलब मैं खुद EC2 इंस्टेंस या ये सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजनिंग डन बाय यू? इज डन बाय यू, है ना। मतलब आई कैन क्रिएट एंड मैनेज सर्वर्स, राइट। देखो, ऑन प्रीमाइसेस में कौन प्रोविजन करता है? मैं खुद प्रोविजन करता हूँ, राइट। लेकिन जब डेटा सेंटर की बात आती है, तो डेटा सेंटर में मैं सर्वर को प्रोविजन करता हूँ क्या? नहीं, डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव मेरे लिए सर्वर को बनाता है, या बिगाड़ता भी। बिगाड़ता मतलब ही कैन डिस्ट्रॉय द सर्वर्स, राइट। मतलब प्रोविजनिंग पार्ट कौन करता है? डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव करता है, राइट। समझ में आया। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग पे प्रोविजनिंग कौन करता है? मैं खुद सर्वर्स बनाता हूँ या सर्विसेज में क्रिएट करता हूँ, राइट। तो ये देखो, ये EC2 इंस्टेंस क्या है? EC2 इंस्टेंस इज नथिंग बट वर्चुअल सर्वर, राइट। अगर मुझे अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो मैं सिर्फ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उसके ऊपर अलग अलग सर्विसेज क्रिएट करके मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मेरा आईटी एनवायरनमेंट बन सकता है। लेकिन अमेजोन क्या करता है? अमेजोन मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब इसके लिए जो ये है, सर्वर्स, बैकएंड सर्वर्स विल बी मैनेज्ड बाय AWS। बैकएंड सर्वर्स इज मैनेज्ड बाय, या फिर मैं बोल सकता हूँ बैकएंड सर्वर्स नहीं, या फिर ज्यादा डिटेल में जाने से अच्छा है, ये सर्विसेज क्या है? दिस इज द मैनेज सर्विसेज। मतलब अंडरलाइंग सर्वर्स आर मैनेज्ड बाय AWS, है ना। इसके पीछे जो सर्वर्स लगेगा वो कौन मैनेज करेगा? AWS मैनेज करेगा। EC2 इंस्टेंस तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में ये चीजें भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब देखिए, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है बेसिकली वो बता देता हूँ। सपोज देयर आर सम डेटा सेंटर्स, राइट। कुछ डेटा सेंटर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी क्लाउड वेंडर ले लीजिए, चाहे AWS है, Amazon सॉरी AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल क्लाउड है। वो क्या करता है ना, अपने डेटा सेंटर्स डिप्लॉय करता है अलग अलग रीजन में। रीजन का मतलब होता है लोकेशन जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करे। ओके, तो AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में अलग अलग जगह पे है। तो मैं बोलूंगा, व्हाट इज दिस? दिस इज डेटा सेंटर इन US। यही कहाँ पे? यूरोप में है। ये कहाँ पे है? इंडिया में है। ये कहाँ पे? चाइना में है। एक जस्ट मैंने एग्जांपल बताया। नाउ दीज आर द डेटा सेंटर्स। मतलब बैकएंड में क्या है? डेटा सेंटर्स है, लेकिन इस डेटा सेंटर को इंटीग्रेट किया है इस URL से।
aws.amazon.com। और इस इंटीग्रेशन के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं। वो टूल्स कौन से हैं? एक है पैकस्टैक और दूसरा है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। ओपन स्टैक क्या है? ओपन स्टैक इज ओपन सोर्स, राइट? ओपन स्टैक की बात करूंगा मैं। इट्स अ ओपन सोर्स प्रोडक्ट। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर कोई यूज कर सकता है। हर कोई यूज कर सकता फ्री है बेसिकली, है ना? है। ओके। मतलब बिना खर्च किए कोई भी यूज कर सकता है। ओके। हालांकि अगर पेड प्रोडक्ट है वो भी तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। ओके। तो ओपन स्टैक क्या है? ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। पैक स्टैक क्या है? रेड हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमको पैसा पे करना है। ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट क्या है? ओपन सोर्स फ्री है। आप बिना पैसा खर्च किए आप इसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूज कर यूज सकते कर हो, है ना? सकते हो। ओके। तो मैंने क्या बताया? दिस इज द क्लाउड एनवायरनमेंट और इसका यूआरएल क्या है? द यूआरएल इज दिस https://aws.amazon.com। और दुनिया भर में इसके डेटा सेंटर्स हैं, राइट? कुछ यूएस में, कुछ यूरोप में, कुछ इंडिया में, कुछ चाइना में है, कुछ गल्फ कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हर जगह है। तो मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू लॉग इन टू द एडब्ल्यूएस कंसोल। अब एडब्ल्यूएस को कंसोल लॉग इन करना है तो व्हाट आई विल डू? आई विल यूज एडब्ल्यूएस। यूआरएल क्या है? https aws.amazon.com, है ना? यस। तो अब यहाँ पे जाऊंगा और इस यहाँ पे क्या होता है ना, AWS के ऊपर मुझे लॉगिन करना है तो मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस अकाउंट के थ्रू मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। नाउ आई वांटेड टू लॉग इन टू दिस AWS पोर्टल। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कंसोल पे और कंसोल पे लॉगिन करने के लिए आई वांट अकाउंट डिटेल्स। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन था इसीलिए मैं ये हो गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सपोज आई मेक अ साइन आउट और फिर से साइन इन करना है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा ना। तो मैं देता हूँ AWS क्लास 1, इसका पासवर्ड है, राइट? साइन इन। और ये मुझे क्या देना पड़ेगा? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है ना बैंक को लॉगिन करते समय, उसी तरह का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब टू वे ऑथेंटिकेशन। 863 आई एम एबल टू लॉग इन टू द अकाउंट। अब ये है मेरा AWS का अकाउंट, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ ना तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रीजन्स मेरे पास दिए हैं। ये कहाँ है? नॉर्थ वर्जीनिया यूएस में है। ये ऊपर के चारों यूएस के हैं। एशिया पैसिफिक में कहाँ कहाँ है? तो मुंबई में है। ये सेउल कहाँ पे है? मुझे लगता है अपना सेउल बेसिकली साउथ अफ्रीका में है ना। सिंगापुर है, सिडनी है, थाईलैंड है, साउथ टोक्यो है। कोरिया। के हाँ, साउथ कोरिया में, कनाडा में है, यूरोप में अलग अलग रीजन से, राइट? तो अलग अलग रीजन्स में आपके डेटा सेंटर रहेंगे और आप जहां चाहो वहां पे क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करता हूँ और नॉर्थ वर्जीनिया में
मैं कुछ सर्विसेज डिप्लॉय करना चाहता हूँ, या EC2 इंस्टेंस ही लो। अगर मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, suppose I wanted to create EC2 instance in North Virginia, yes I can create EC2 instance, मतलब एक सर्वर में नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर। ओके। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा सेंटर से डेटा सेंटर्स को इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? पैकस्टैक या ओपन स्टैक, और इसका यूआरएल क्या है? वी आर एक्सेसिंग दिस AWS पोर्टल यूजिंग दिस यूआरएल, राइट। तो क्या हम लोग हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या? क्या हम हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। यस सर। कैसे क्रिएट करेंगे दोस्त? कर सकते हैं। यस, कर तो सकते हैं, लेकिन कैसा क्रिएट करोगे? मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ क्रिएट करो, लेकिन एक लॉजिक पूछ रहा हूँ, अगर क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, जो भी AWS का अकाउंट है वहां पे अपना खुद AWS सेटिंग। भूल जाओ, AWS भूल जाओ, है ना। AWS का अकाउंट क्या है? हम लोग AWS का क्लाउड यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग हमें AWS का क्लाउड यूज करना है, हमें हमारा खुद का क्लाउड यूज करना है, राइट। तो क्लाउड सेटअप करना पड़ेगा ना। हाँ, यस यस। यस, तो वो सेटअप कैसा करेंगे मुझे बताओ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये सर सर्वर लगेगा उसके लिए। क्या लगेगा? सर्वर थ्रू करेंगे। सर्वर ठीक है, सर्वर लगेगा। कितने सर्वर्स लगेंगे? सर असली भी डिप्लॉय सर्वर। हम्म, बोलिए, बराबर है, बोलिए ना। कहीं ना सर्वर्स आप, हाँ, उसके कहीं ना कहीं बाद। फिजिकल सर्वर्स डिप्लॉय करना पड़ेंगे। यस, एक ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, मैं पर्सनल क्लाउड की बात करता हूँ, पर्सनल क्लाउड है ना। पर्सनल या प्राइवेट क्लाउड में क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना। अब प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना है तो मैंने क्या कर दिया? सर्वर्स रखे, राइट। क्या कर दिए? सर्वर्स रखे। मैंने, समझो ये कितने हैं? 25 सर्वर्स है। आपको AWS के समान थोड़ी करना है इतना बड़ा एनवायरनमेंट, हमको छोटा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो ये सर्वर्स है, फिजिकल सर्वर्स मैंने रख दिए। अब मुझे क्या करना है? एक और सर्वर लेंगे ओपन स्टैक के लिए, यहाँ पे ओपन स्टैक इंस्टॉल करेंगे, राइट। क्या करेंगे? यहाँ पे ओपन स्टैक इंस्टॉल करेंगे, और ओपन स्टैक के थ्रू ये सब चीजें, ये सब सर्वर्स क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? ओपन स्टैक के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे बॉस। तो बेसिकली इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ओपन स्टैक क्या प्रोवाइड करेगा? ओपन स्टैक एक यूआरएल प्रोवाइड कर सकता है। मैं बोल सकता हूँ cloud.myorg.com, ये हो गया आपके क्लाउड का यूआरएल। क्या है? यूर क्लाउड यूआरएल। अब इसके लिए होना क्या चाहिए? इसके लिए आपके पास सर्वर्स होने चाहिए, राइट। स्पेस होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए प्रॉपर, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके ऐसे लोग होना चाहिए, मतलब जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके वो नॉलेज वाले लोग होना चाहिए। तो दे विल प्रोवाइड यू वन प्राइवेट क्लाउड फॉर यू। डेफिनेटली समझ में आया। और उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट क्लाउड। क्या बोलेंगे? प्राइवेट और प्राइवेट क्लाउड। पर्सनल क्लाउड बोलेंगे। समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ पे दिया है, तो ये तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले एनवायरनमेंट क्या था? ऑन प्रेमाइसिस एनवायरनमेंट था। ऑन प्रेमाइसिस एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट
जहाँ पे फिजिकल सर्वर्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते थे। दूसरा है आपका वर्चुअल मशीन मतलब हाइपरवाइजर यूज करके। तीसरा है आपका डेटा सेंटर और चौथा है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, चौथा है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग वी नीड टू डिस्कस। तो हमको क्लाउड की क्यों क्या जरूरत है? अब देखो, डेटा सेंटर अगर समझो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या कोई एप्लीकेशन आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है मल्टीनेशनल क्लाइंट्स को। समझो मेरा कुछ क्लाइंट्स इंडिया में है, तो मुझे इंडिया का डेटा सेंटर यूज करना पड़ेगा रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के लिए। अगर मेरा यूएसए का क्लाइंट है, तो यूएसए में मुझे यूएसए के डेटा सेंटर पे सर्वर्स डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट? मतलब मुझे इंडिया के डेटा सेंटर से कुछ सर्वर्स मैनेज करना पड़ेगा और यूएसए के डेटा सेंटर से भी कुछ सर्वर्स मैनेज करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अलग अलग डेटा सेंटर्स के थ्रू मुझे अलग अलग क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर? यस। ओके। तो इसमें सर अगर कल अगर बोलिए ना। इसमें अगर मेरा एक क्लाइंट यूएस में है, तो मुझे वो यूएस का ही सर्वर उसे यूज करना है कि इंडिया का भी सर्वर से वो चल सकता है मतलब? एक आपको चीज पता है क्या, कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट? एनी आइडिया अबाउट कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट? नहीं। किसी को तो पता होगा। चलो कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट में बता देता हूँ आपको, है ना। ये बहुत ज्यादा गहरा है ना, इतना हमको नहीं मुझे लगा एक दो लाइन में दिखा देगा। तो कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है ना, सो नॉर्मली कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट हमको फॉलो करना पड़ता है। तो सपोज वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम यूएस, सपोज वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम यूएस। US have strict restriction. US have compliance requirement that servers need to be placed in US. ओके, मतलब यूएस का क्लाइंट है तो उसके सर्वर्स कहाँ रखना पड़ेगा आपको? यूएस में। आप इंडिया में नहीं क्रिएट कर सकते हो, यूएस का लॉ इसके अगेंस्ट है। मतलब यूएस कंपनीज के लिए जो सर्वर्स हमको क्रिएट करना है वो यूएस में ही रखना है, और ऐसा ही बहुत सारी कंट्रीज बोलती है। तो अगर
यूरोप में है, यूरोप की कोई कंपनी है तो बोलेगा यूरोप में सर्वर्स रखो। चाइना की कोई कंपनी है तो बोलेगा चाइना में सर्वर्स रखो। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है तो बोलेगा ऑस्ट्रेलिया में सर्वर्स रखो। तो नॉर्मली ये फॉलो होता है। इवन आपने सुना होगा कि इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज, कार्ड प्रोवाइडर कौन कौन सी कंपनीज है? आपका है पिज्जा, वीजा मास्टर है, कार्ड। मास्टर कार्ड है, राइट? मास्टर कार्ड। तो इंडिया ने क्या बोला है, इंडियन कस्टमर का डेटा अगर आपको रखना है तो उसके लिए सर्वर्स इंडिया में बनाओ और वहीं पे डेटा रखो। बराबर। पहले क्या ओके। होता था, ये जो कंपनीज क्या करती थी, इंडियन कस्टमर का डेटा भी बाहर के कंट्रीज में रखती थी और वहां से ऑपरेट करती थी, है ना? लेकिन अभी इंडिया ने क्या बोला है कि इंडियन कस्टमर्स का डेटा कहाँ रखना है आपको? यू शुड कीप द डेटा विद इन इंडिया। इसके लिए आपको इंडिया में ही सर्वर्स बनाने हैं और इसका कॉपी भी आप दूसरी जगह पे नहीं रख सकते हो। दूसरी जगह मतलब दूसरे कंट्रीज में। सो बेसिकली आपको ना कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट नॉर्मली फॉलो करना पड़ता है। तो अगर यूएस का कोई क्लाइंट है तो उसके सर्वर्स कहाँ रहेंगे? यूएस में रहेंगे, है ना? चाहे किसी भी डेटा सेंटर में यूएस में क्रिएट करो लेकिन रहेंगे यूएस में। क्योंकि ये जरूरी किस लिए है? क्योंकि कल अगर वॉर लाइक सिचुएशन आ जाता है और सर्वर्स दूसरी जगह है तो कंपनी का बिजनेस तो बंद पड़ जाएगा ना, तो हैम्पर हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए भी कोई भी कंट्री चाहता है कि उसके सर्वर्स कहाँ रहे, उसी के ओन कंट्रीज में रहे। क्लियर? और अगर सपोज मेरा एक सर क्लाइंट है, डेटा रेप्लिकेशन रहता है क्या? पहला क्वेश्चन पूछो, मैं बताता हूँ। डेटा रेप्लिकेशन, यस, क्या बोल रहे हो आप? मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलो ना। हाँ, अभी मेरे क्लाइंट फेयरमाउंट्स एंड रफेल्स होटल्स, वो होटल इंडस्ट्री है, उसके तो सारे जगह पे होटल्स है। दुबई में थे, यूएस में थे, यूके में थे, हाँ हर हाँ। जगह थे। तो अभी उनका अगर बनना है तो उनका डेट मतलब वो बेसिकली जो जहाँ से वो मतलब स्टार्ट किए वहां पे वो उनका सर्वर रखेंगे या हर जगह पे वो रखेंगे इजी टू यूज के लिए? लेकिन होटल इंडस्ट्री में सर्वर्स का क्या जरूरत है? सर्वर का जरूरत का मतलब है, पर्पस क्या है, क्या करना है आपको? नहीं नहीं, होटल इंडस्ट्री मतलब उनके भी कुछ ये एप्लीकेशंस बनते हैं ना, जैसे हाँ, अभी। अगर कुछ वैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना, वैसा सिक्योर्ड एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि उनके ओरिजिन कंट्री में रखा जाए। ओके। और अगर उनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है तो रिस्पेक्टिव होटल का कुछ सर्वर्स मैनेजमेंट करने के लिए लगता है। जैसे इंडिया में कुछ होटल्स है तो इंडिया का डेटा हो सकता है इंडिया के सर्वर्स पर है, तो उसके लिए अलग अलग जगह पे सर्वर्स उनको मैनेज करना पड़ेगा। बट डिपेंड्स कि कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, राइट? ओके, ओके। क्लियर। और कोई से ने क्वेश्चन पूछा था रेप्लिकेशन से रिलेटेड? यहाँ क्या सर? हाँ बोलिए ना। सर ये डेटा रेप्लिकेट होता होगा ना? डेटा रेप्लिकेट होता होगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको डेटा रेप्लिकेशन चाहिए तो आप रेप्लिकेट करो, नहीं चाहिए तो मत करो। बराबर है। यस सर। पर्पस क्या है? अगर आपको डेटा रेप्लिकेट करवाना है, कुछ काम है डेटा रेप्लिकेशन करने का, तो डेफिनेटली डेटा रेप्लिकेट करो। और नहीं तो मत करो, क्योंकि डेटा रेप्लिकेशन करने का भी चार्ज लगेगा ना। ओके, वो फ्री में तो नहीं होगा। तो अगर आपको जरूरत है तो करो, नहीं तो मत करो। बराबर। ओके सर, ओके। अब देखो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो मैंने बता दिया। क्लाउड इज अ टेक्निक बाय विच वी आर मैनेजिंग अवर रिसोर्सेस। ओके। और नाउ वी कैन ऑटोमेट द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन बाय द क्लाउड। मतलब एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो है ऑन प्रीमाइसेस में जो था, वो हम लोग क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। और क्लाउड को इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग वे है। एक ग्राफिकली कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, ये ग्राफिकल एक्सेस है ना? दिस इज अ ग्राफिकल एक्सेस, राइट? अगर आप CLI के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो CLI के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। और आप किसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो? आप API के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। सो बेसिकली वी कैन इंटरैक्ट विद द क्लाउड यूजिंग थ्री डिफरेंट वेज। वी कैन
interact with cloud by using, ये तीन नीचे चीजें देती है। ये क्या है? ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब यूजिंग पोर्टल, जो मैंने आपको बताया aws.amazon.com है ना। AWS के पहले क्या लगता है? HTTPS लगता है। आप क्या कर सकते हो? कमांड लाइन के लिए आप AWS CLI, AWS कमांड लाइन इंटरफेस आता है, उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हो। और ये क्या है? API। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? तो बेसिकली आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू क्लाउड एक्सेस कर सकते हो। वी कैन एक्सेस क्लाउड यूजिंग एप्लीकेशन। क्लियर? मतलब क्लाउड को आप अलग अलग वे से एक्सेस कर सकते हो, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद प्रोविजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद प्रोविजन कर सकते हो, मतलब खुद बना सकते हो। बराबर। अब देखिए, cloud give power to the customer to manage their infrastructure, that is now they can create, delete, update their infrastructure। इसी को बोलते हैं क्लाउड प्रोविजनिंग, है ना। आप मैनेज कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड प्रोविजनिंग। नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ क्लाउड? क्लाउड के फीचर्स क्या क्या है? तो क्लाउड के फीचर्स क्या क्या है? तो मल्टी टेनेंसी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टेनेंसी? ऑन सिंगल सर्वर। सो बेसिकली क्लाउड मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया Amazon क्लाउड, मल्टीपल टेनेंट मतलब मल्टीपल पीपल्स कैन यूज द क्लाउड, सेम क्लाउड, राइट। टेनेंट का मतलब कस्टमर भी होता है, कैन यूज द सेम क्लाउड। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, अब ये देखिए ये AWS का पोर्टल है। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप भी इसी URL के थ्रू लॉगिन करेंगे। अरे यार कौन इतना आवाज कर रहा है? म्यूट करो ना। ठीक है ना? तो देखो मल्टी टेनेंट मतलब आप, अगर मैं इस क्लाउड के ऊपर लॉगिन कर सकता हूँ तो आप भी अगर AWS के ऊपर लॉगिन अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और रिसोर्सेस यूज कर सकते हो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टी टेनेंट बोला जाता है ना। दूसरा है लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस। लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस मतलब जैसे मैं अभी मेरे घर से एक्सेस कर रहा हूँ पुणे से, आप भी अपने अपने घर से एक्सेस कर रहे हो, राइट। अगर क्लाउड अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसको यूज करोगे। अगर चाहे कोई स्टूडेंट है जो US में बैठा है एंड ही इज अटेंडिंग दिस सेशन और वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहता है तो US में बैठ के भी कर सकता है ना। तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और डिवाइस इंडिपेंडेंस, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, आप PC से एक्सेस कर सकते हो, आप लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? और ये Yes, क्या sir. होता है? ऑलवेज अवेलेबल एंड स्केल ऑटोमेटिकली टू एडजस्ट द इंक्रीज इन डिमांड। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन ऐसा कोई चीज होता है क्या ऑलवेज अवेलेबल? ऑलवेज अवेलेबल का मतलब है मैक्सिमम अवेलेबल, राइट। मैक्सिमम Yes, sir. अवेलेबल मतलब हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम आना है तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। आपने वो सुना है क्या? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। यस यस। हैव यू हर्ड अबाउट? पिछले यस साल सर। माइक्रोसॉफ्ट का एक माइक्रोसॉफ्ट बग का आया हुआ था, था। पूरा अजूर का क्लाउड डाउन था ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के कारण, है ना। मतलब ऐसा इशू हो सकता है तो मैं अजूर के साथ हो सकता है तो डेफिनेटली
AWS के साथ भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, स्केल ऑटोमेटिकली टू इंक्रीज टू एडजस्ट द इंक्रीज इन डिमांड। तो ऑटोमेटिकली स्केल होने का मतलब AWS के पास कैपेबिलिटी है कि वो स्केलिंग प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हमको स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर कोई हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया और इसका स्केलिंग मैंने प्री डिफाइंड किया तो ही मेरा एप्लीकेशन स्केल होगा जैसा मैंने कॉन्फ़िगर किया है। अपने आप स्केल होगा क्या? नहीं, क्योंकि स्केलिंग का भी पैसा लगता है। Although AWS Cloud provide the infrastructure to me, but whatever the different services I wanted to use, it is pay per use। मतलब जितना यूज करोगे, जितना फीचर्स आप यूज करोगे, उतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। फ्री में कुछ है क्या? कुछ नहीं है फ्री में। और ये क्या है? पे पर यूज। ये क्या करता है? आपको पे पर यूज देता है। जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। आप इसको एक्सेस कर सकते हो वेब बेस्ड एक्सेस के थ्रू। वेब बेस्ड मतलब दिस इज वेबसाइट। दिस इज द पोर्टल एक्सेस, राइट। और क्या है? प्रोवाइड यू लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर। अब जब हम लोग मशीन क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं? व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी सर्वर्स, सर्वर्स के ऊपर क्या डालता है? ये सर्वर्स है। सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग आप सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो और एप्लीकेशन डालते हो। Yes. अब होता क्या है, सर्वर का एक कॉस्ट लगता है, बराबर। डॉलर डॉलर ही है ना, तो डॉलर का मतलब हम लोग पैसा पे कर रहे हैं इसको, है ना, सर्वर के लिए फिजिकल। अब ओएस और अगर एप्लीकेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये तो सॉफ्टवेयर हो गया ना, Yes. इसका भी तो पैसा लगेगा ना। ऑपरेटिंग यस सिस्टम यस का तो डेफिनेटली लगेगा। हो सकता है एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता हो तो एप्लीकेशन का अलग से पैसा ना पे करना पड़ता हो, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, राइट, उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक्सचेंज सर्वर चाहिए। अब एक्सचेंज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन इसको अलग से पैसा लगता है। आपको क्या चाहिए? एसएपी चाहिए। एसएपी का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ओके, तो ये कॉस्ट लगेगा ना, तो कॉस्ट सर्वर का भी कॉस्ट होता है और सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट होता है। तो ये जो कॉस्ट है, प्रोवाइड यू लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर, तो आपको पूरा ये परचेस नहीं करना है। जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आपको सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट देना है। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स वेरी गुड ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी मतलब AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी बहुत अच्छे से देता है। क्लियर? Yes. यस। ओके, एक 2 मिनट दो, पानी पी कर आता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू। Yes. हेलो, कैन वी स्टार्ट? यस। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाउड, है ना। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में जब बात करते हैं ना हम लोग, व्हेन आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाउड, है ना,
तो क्लाउड के टाइप्स ना दो तरह से आते हैं। एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल। और यहाँ पे है क्लाउड सर्विस मॉडल। When I'm talking about cloud deployment model, तो यहाँ पे क्या आता है? पब्लिक क्लाउड। दूसरा क्या आता है? प्राइवेट क्लाउड। तीसरा आता है हाइब्रिड क्लाउड। और चौथा आता है कम्युनिटी क्लाउड। एंड व्हेन आई एम टेलिंग अबाउट सर्विस मॉडल, तो ये आता है IaaS, PaaS और SaaS। IaaS का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। व्हाट इज IaaS? Infrastructure as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा है PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है? IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो जब हमको टाइप्स ऑफ क्लाउड डिफाइन करना है तो ये दो टाइप में आते हैं। एक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, और मतलब क्लाउड के टाइप्स डिप्लॉयमेंट मॉडल के ऊपर भी क्रिएट किए होते हैं, और क्लाउड टाइप्स सर्विस मॉडल पे भी होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। कौन सा डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस अबाउट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कोई बता पाएगा क्या व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, जिसके अंदर पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। शायद कम्युनिटी क्लाउड So, आपको नहीं पता। हाँ बोलिए ना। public cloud, Public. cloud services provided over the internet, that is called public cloud. Private means And private प्राइवेट cloud, क्लाउड क्या? we can For personal use. individually. फॉर For पर्सनल private यूज। purpose. cloud बराबर। services provided within the purchase. organization premises, that is called private cloud. And hybrid cloud, combination of public and private cloud, that is called hybrid cloud. और ये community थोड़ा सा cloud, सही बताया, थोड़ा सा गलत बताया, है ना? जैसे आपने सर बताया पब्लिक क्लाउड AWS विच इज और एक मिनट। आपने बताया द क्लाउड विच इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, यू आर सेइंग दैट इज द पब्लिक क्लाउड। और जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होता है वो प्राइवेट क्लाउड है ना, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। हालांकि एक वे से आप सही हो, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करके बताता हूँ इसको। देखिए, पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल क्या होता है? AWS, अजूर, गूगल क्लाउड। ये जो GCP. क्लाउड है ना, ये पब्लिक क्लाउड है। क्यों पब्लिक क्लाउड है? कोई भी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकता है और इसके रिसोर्सेज यूज कर सकता है। ओके, मींस Yes, इट इज sir. ओपन फॉर द पब्लिक। एनीवन कैन क्रिएट अकाउंट एंड यूज द रिसोर्सेज। डेफिनेटली ही नीड टू पे, बट वो क्या है? Public पब्लिक cloud. क्लाउड है ना? लेकिन ये इंटरनेट के थ्रू यूज होता है। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। समझो, हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। अब इसरो अपना सर्विसेज पब्लिक क्लाउड के ऊपर रखेगा क्या? डेफिनेटली नहीं रखेगा, नहीं. क्योंकि जितने सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे AWS ले लो, अजूर ले लो, या फिर गूगल क्लाउड ले लो, ये तो यूएस के है। तो अपना रिसर्च किसी और कंट्री के हाथ में दे देगा क्या? इसरो नहीं। No, sir. तो ये क्या करेगा? खुद का प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करेगा। अब ये प्राइवेट क्लाउड है तो विद इन इसरो के ऑफिस से ही एक्सेस होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ये भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होगा, लेकिन इसरो के एम्प्लॉइज को एक्सेस होगा। बराबर? Yes, sir.
ओके, तो प्राइवेट क्लाउड इज फॉर पर्सनल यूज या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, और हाइब्रिड क्लाउड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब बोथ मतलब पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो रहेगा हाइब्रिड क्लाउड। इवन आप ऑन प्रेमाइसेस एनवायरनमेंट भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर? और कोई कुछ बोल रहा था? Hmm. कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? हेलो? No, sir, it's fine. We can go ahead. ओके। और चौथा है कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या होता है पता है क्या? एनी आइडिया कम्युनिटी क्लाउड? कम्युनिटी No, क्लाउड sir. क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लाउड्स। कम्युनिटी, हाँ बोलिए। ग्रुप ऑफ क्लाउड्स मतलब मल्टीपल क्लाउड कोऑपरेट करेंगे सब। नहीं नहीं, कम्युनिटी Like क्लाउड, as a hub, कम्युनिटी sir. क्लाउड मतलब, हाँ बोलिए। Like as a hub, just like one of the data center, it is one of the hub. Like as a community cloud, centralized units. I mean to say. सेंट्रलाइज तो हर चीज होगा ना बॉस। ओके, एडब्ल्यूएस के बहुत सारे डेटा सेंटर्स है, तो ये मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो सेंट्रलाइज क्रिएट करता होगा ना। ओके, नो, वैसा Yes. नहीं है कम्युनिटी क्लाउड। व्हाट इज कम्युनिटी क्लाउड बेसिकली? तो कम्युनिटी क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। क्लाउड एनवायरनमेंट created for particular community। कम्युनिटी मतलब जात पात नहीं बोल रहा हूं मैं। कम्युनिटी का मतलब है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मैं मेरा कम्युनिटी क्लाउड का एग्जांपल है सेल्सफोर्स क्लाउड। सेल्सफोर्स क्या करता है? ईआरपी एप्लीकेशन देता है। क्या देता है? ईआरपी एप्लीकेशन। तो ऐसी कंपनी जिनको अब ईआरपी एप्लीकेशन चाहिए वो क्या करेंगे? सेल्सफोर्स क्लाउड पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और ईआरपी एप्लीकेशंस यूज करेंगे। मतलब इस क्लाउड के ऊपर जितना सारा सर्विसेज है रिलेटेड टू ईआरपी है। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स पोर्टल। क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स पोर्टल। या फिर मैं और कुछ एग्जांपल बताऊं क्या? कम्युनिटी हेल्थ केयर क्लाउड, का कोई कम्युनिटी बन सकते हैं। यस। गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका भी एक बन सकता है अलग से। बताता हूँ, एक मिनट। यार क्या हो रहा है आज? आपने जो बोला है ना वो सही है। ओके, जैसे मैंने सेल्सफोर्स का एग्जांपल दिया, और मुझे लगता है ना ये आपने एक एक और एग्जांपल बताया था ना, हेल्थ केयर। एचपी का। एचपी का क्या है? कम्युनिटी क्लाउड फॉर हेल्थ केयर।
बैंक्स के लिए अलग हो सकता है। हाँ, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि कम्युनिटी क्लाउड हेल्थ केयर के लिए सिर्फ एचपी देता है, लेकिन अजम्पशन सही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सही है। अगर गलत होगा तो कंपनी गलत होगा। डेफिनेटली वी शुड हैव हेल्थ केयर क्लाउड फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनी, मोस्टली एचपी ही प्रोवाइड करता है, राइट। तो एचपी ने क्या किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे कौन यूजर्स रहेंगे, तो हॉस्पिटल्स रहेंगे, बड़े बड़े हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो इनका इंश्योरेंस। एप्लीकेशन यूज करेंगे, राइट। तो इंश्योरेंस के लिए भी कोई कम्युनिटी क्लाउड हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर सकती है, कम्युनिटी क्लाउड जो कोई वेंडर प्रोवाइड करता है उसको इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके उसको यूज किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल इज। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। समझ में आया क्या? यस। अब हम लोग देखेंगे सर्विस मॉडल। नाउ एज पर एज द सर्विस मॉडल इज कंसर्न, तो सर्विस मॉडल में क्या आता है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। लेकिन ये समझने के लिए आपको पता चाहिए कि आपको सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू नो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। आपको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट आपको समझना पड़ेगा। IaaS, PaaS और SaaS को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट है। अब देखो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, तो देखो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड है। ये यहाँ पे इन्होंने बताया, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। यस, वी विल जंप ऑन द क्लाउड सर्विस मॉडल, IaaS, PaaS और SaaS। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। एप्लीकेशन स्टेटस अलाउंस। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है ना। अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ तो देर आर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब इसमें नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट नेटवर्किंग? Information can be transferred from one place to another, right? Information can be transferred from one place to another. अभी हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है, अलग अलग जगह पे लोग बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ से डेटा सेंड कर रहा हूँ, वो डेटा आप तक पहुंच रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग हमारे लिए जरूरी है, सो दैट वी शुड एबल टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। Right, sir. दूसरा है स्टोरेज, फॉर यूज फॉर डेटा सेव, है ना। अब स्टोरेज में क्या क्या होता है, स्टोरेज में होता है, एक होता है डैश, दूसरा होता है नैस, तीसरा होता है सैन। ओके, स्टोरेज टाइप्स क्या है, डैश, नैस और सैन। तो यहाँ पे मैं स्टोरेज टाइप्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ।
when I'm talking about storage type, एक है डैश। डैश का मतलब होता है डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। इसका मतलब है हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू द हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू कंप्यूटर। जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपके लैपटॉप को एक हार्ड डिस्क है इंटरनली, वो है डैश। वो क्या है? डैश। Okay. दूसरा है नैश। नैश का मतलब होता है नेटवर्क डैश स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज used for file services, used for file services। अगर NAS का मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो NAS का एग्जांपल क्या रहेगा? वेब एपीआई, हम्म वेब एपीआई। ये इस तरह IT से NAS होता है। क्या होता है? You understand this? This is a NAS device। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ आपके लिए। NAS आपका इस तरह से रहेगा। समझो ये आपका नेटवर्क है। ये NAS डिवाइस कौन सा है? ये दिस इज अ NAS डिवाइस। और NAS डिवाइस पे आप क्या करते हो? फोल्डर्स क्रिएट करते हो, शेयर्ड फोल्डर्स क्रिएट करते हो। शेयर फोल्डर 1, शेयर्ड फोल्डर 2, और इन फोल्डर्स को यहाँ पे अलग अलग जगह पे माउंट करते हो। क्या करते हो? जहाँ पे जरूरत है वहां पे आप क्या करते हो? माउंट करते हो। क्लाइंट पे भी माउंट करते हो, सर्वर्स पे भी माउंट करते हो। तो ये होता है NAS। और NAS किस लिए यूज होता है? फाइल सर्विसेज के लिए। और फाइल सर्वर मैंने शायद कल आपको बताया था फाइल सर्वर Yes, क्या sir. करता है। Yes, sir. तीसरा है SAN। SAN का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके। और इस SAN कैसे होता है? SAN भी आप लोग बता देते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल सा लेते हैं। ये है SAN। देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये मेरा SAN है। ये क्या है? SAN का मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक बहुत बड़ा स्टोरेज बॉक्स होता है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा? आई विल क्रिएट हार्ड डिस्क HDD1, HDD2,
HDD3 HDD है, और इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, है ना, अटैच ऑन सिस्टम। देखो क्या है, स्टोरेज बॉक्स में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पार्टीशंस क्रिएट करूंगा या हार्ड डिस्क क्रिएट करूंगा, या इसको ना बेसिकली मैं हार्ड डिस्क बोलने से अच्छा है मैं बोलता हूँ पार्टीशंस। क्या बोलूंगा, पार्टीशंस, राइट। पार्टीशंस अ बेटर वर्ड टू अंडरस्टैंड। पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 एन। और इन पार्टीशंस को यहाँ पे माउंट करूंगा। मतलब ये जो पार्टीशन यहाँ पे मैंने बनाया है, इट विल एक्ट एज अ लोकली टू सेव द डेटा। मतलब डायरेक्टली अटैच स्टोरेज में क्या करते हैं हम लोग, मशीन को हार्ड डिस्क मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। और सैन में क्या होता है, एक सेंट्रल स्टोरेज रहेगा, वहां पे पार्टीशंस बनाएंगे और उन पार्टीशंस को माउंट करेंगे कहाँ पे, हमारे मशीन्स पे। ओके, ये नैस से कंप्लीटली अलग है। नैक्स आपका फाइल सर्वर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है, नैस स्टोरेज, यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर क्रिएट किया जाता है, फोल्डर्स क्रिएट किया जाता है, और फोल्डर को माउंट किया जाता है अलग अलग मशीन पे। किस लिए, डेटा सेव करने के लिए। अगर आपको डेटा सेंट्रलाइज सेव करना है तो वी कैन यूज दैट। क्लियर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. डायरेक्टली अटैच स्टोरेज और जो ये जो आपने बताया अभी सैन का, तो ये सर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट ज़्यादा रहती रहेगी ना एज कम्पेयर टू नेस, क्योंकि यस, वो डेफिनेटली फाइल। रहेगा। ठीक है सर। एक मिनट है। स्टोरेज कैपेसिटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगा, है ना। और जितना बड़ा आपको सैन चाहिए उतना फिर प्राइस भी आपको देना पड़ेगा। ओके। और वैसे अच्छा। ही नैस के बारे में भी है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह का नैस बॉक्स आप परचेस करते हो। तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी का नैस बॉक्स चाहिए तो आपको पैसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्लियर। यस सर। यस। अब देखिए, ये 2 कंपोनेंट तो हो गए, नेटवर्क और स्टोरेज। उसके बाद क्या है, सर्वर्स। सर्वर्स का मतलब फिजिकल सर्वर्स। अब सर्वर्स की बात करता हूं मैं यहाँ पे। तो सर्वर्स आपको ना, सर्वर्स, राइट, सर्वर्स देख लो। सर्वर्स ये इस तरह से रहते हैं ना, यहाँ पे देखिए। तो ये जो खड़ा है ना सर्वर, ये इसको टॉवर सर्वर बोलते हैं। और ये जो है ना, ये ब्लेड की तरह दिखता है, फ्लैट। इसको बोलते हैं ब्लेड सर्वर्स। ये ब्लेड सर्वर्स आप रैक के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। टॉवर सर्वर को भी रैक में रखा जा सकता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा स्पेस ये लेगा। तो ऑन प्रीमाइसेस में सिंगल सर्वर रखना है तो आप इस तरह का सर्वर रखते हो। ओके। और अगर रैक के अंदर फिट करना है तो आप ब्लेड सर्वर्स यूज करते हो। क्या करते हो, ब्लेड सर्वर्स। तो सर्वर्स आपका किस तरह से रहेगा, दिस इज बेसिकली फिजिकल सर्वर्स आई एम टॉकिंग टू, राइट। तो अगर हम लोग सर्वर्स के बारे में बात करेंगे, इफ आई एम सेइंग अबाउट सर्वर्स, तो सर्वर्स कैसे रहेगा। तो आई विल पेस्ट दिस सर्विस। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह के सर्वर्स है। तो पहला जो सर्वर्स है ये, इसको बोलते हैं टॉवर सर्वर। अगर हम लोगों को इंडिविजुअली रखना है, प्लेस्ड, ओके। और ये जो है, ये क्या है, ब्लेड सर्वर्स। We can place multiple blade servers in rack. We can place them in rack. आप किसके अंदर रख सकते हो, रैक के अंदर रख सकते हो, है ना। तो दोनों सर्वर ही है। एक है
टॉवर सर्वर और एक है ब्लेड सर्वर्स, राइट? मतलब ये फिजिकल सर्वर्स है। नाउ आफ्टर फिजिकल सर्वर्स वी नीड टू नो अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। आपको एनवायरनमेंट क्या करना है? वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट करना है। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू इंस्टॉल हाइपरवाइजर। क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? एनी एग्जांपल्स ऑफ हाइपरवाइजर? VMware, ESXi सर्वर, है ना? आपका हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी भी आता है, वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स भी आता है, एक्सेट्रा। सिट्रिक्स सर्वर भी वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और कोई वर्चुअलाइजेशन है क्या? KVM सर्वर है लिनक्स का, है ना? उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप लिनक्स लो, आप कौन सा लो, यूनिक्स लो, आप विंडोज लो, ओके? तो अगर हाइपरवाइजर पे VM क्रिएट करोगे तो आपको OS डालना पड़ेगा। क्लाउड के ऊपर नॉर्मली कौन सा डालते हैं हम लोग? लिनक्स या फिर विंडोज, राइट? अब इसके बाद आता है मिडलवेयर। अब मिडलवेयर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। मिडलवेयर क्या होता है पता है क्या? स्मॉल प्रोग्राम stored in system ROM। ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसके एग्जांपल्स क्या है? तो इसके एग्जांपल्स है BIOS एंड UEFI। तो BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना? जो कि ओल्ड फर्मवेयर है। ये वाला कौन सा है? ओल्ड है। और ये कौन सा है? न्यू है। UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस। क्या होता है UEFI का मतलब? यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस, है ना? तो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होता है, ROM चिप, उसके अंदर सेव होता है। मशीन को बूट करने के लिए फर्मवेयर बहुत जरूरी होता है। फर्मवेयर नहीं रहेगा तो मशीन चालू नहीं हो सकता। ओके, क्लियर अबाउट फर्मवेयर? Yes, sir. नाउ रन टाइम का मतलब है एनवायरनमेंट। आपको अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो उसका एनवायरनमेंट लगेगा ना। जैसे जावा बेस्ड एप्लीकेशन तो जावा एनवायरनमेंट चाहिए, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है तो पाइथन आपको इंस्टॉल चाहिए, ओके? .NET बेस्ड एप्लीकेशन है तो .NET आपको इंस्टॉल चाहिए, एक्सेट्रा। तो दीज आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट, राइट? तो अब देखिए नीचे से हमने देख लिया नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। स्टोरेज क्या करता है? डेटा सेव करने के लिए स्टोरेज लगता है। अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं, डैश, नैश, सैन। फिजिकल सर्वर्स भी मैंने आपको बता दिया। नीचे दो तरह के फिजिकल सर्वर्स होते हैं, है ना? टॉवर सर्वर और ब्लेड सर्वर। अब वर्चुअलाइजेशन डिफरेंट हाइपरवाइजर्स होता है। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। मिडलवेयर दो तरह के होते हैं, BIOS और UEFI। BIOS पुराने सिस्टम में होता था, नए सिस्टम में UEFI आएगा। और उसके बाद में आता है रन टाइम। रन टाइम में क्या आता है? जावा, पाइथन, .NET वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय डेवलपर। एंड व्हाट इज दिस? एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा। किसी भी एप्लीकेशन को काम करने के लिए बैकएंड में कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए ना। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा हम लोग बोलेंगे। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट चाहिए तो इतने सारे कंपोनेंट, तो टोटल कितने कंपोनेंट है? टोटल 9। तो अगर ऑन प्रेमाइसेस में एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो आप, तो ये सभी के सभी 9 कंपोनेंट किसको मैनेज करने पड़ते हैं? आपको मैनेज करने पड़ते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए, तो दिस नॉन कंपोनेंट यू मैनेज इट ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट पे, राइट? अब IaaS में क्या होता है? ऊपर के 5 कंपोनेंट कौन कर मैनेज करता है? तो आप मैनेज करते हो। नीचे के 4 कौन मैनेज करता है? Cloud वेंडर, service मतलब provider. AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। PWS में क्या होगा? ये दो ही मैनेज आप करते हो, बाकी कौन मैनेज करता है? क्लाउड। और SWS में क्या होता है? सभी के सभी क्लाउड मैनेज करता है, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं, बराबर?
यस तो ये सर। होता है आपका क्लाउड सर्विस मॉडल। तो अभी तो हमने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के बारे में बात किया। कल हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट AWS, PWS और SWS, और इनके एग्जांपल्स भी क्या है वो हम लोग देखेंगे कल। ओके, कुछ डाउट है आपको? ओके सर। नो सर। एनीवन एल्स? यस, और सर कुछ डाउट? हाँ बोलिए ना सर अपूर्वा। आपने कल जो पीडीएफ आपने भेजी थी, आई मीन हम्म, पीडीएफ नहीं, वो पीएनजी वो ओपन नहीं हो रही है। आप पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज दीजिए ना सर, नोट्स जो भी है आप। यस सर। ओपन नहीं हो रहा है? यस। कौन सा ओपन नहीं हो सर रहा है, आप मुझे बताओ। आपने जो एक मिनट, कल भेजा था ग्रुप पे एक पीएनजी के एक फॉर्मेट एक में, एक वो एक 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 अरे वो इसमें ओपन कीजिए ना, पेंट में ओपन कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, ये जो है ना फाइल में सेव करके रखता हूँ, है ना। ओके। ओके, अब ये पिक्चर फाइल है ना, तो ये आपका बैच का है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, और डेट क्या है, 16/17 है क्या आज का? 17। 17/2/2026। ओके, आपने इसको सेव कर दिया, राइट। अब इसको क्लोज करूंगा मैं। नाउ यू वांटेड टू ओपन इट। अब इसको ओपन कैसा करेंगे, तो ओपन करने के लिए एक मिनट, मुझे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप में। स्टूडेंट डेटा नाम से कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। ये देखिए, सर। तो दिस इज योर बैच, राइट। अब यहाँ पे ये फाइल है, इसको क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और ओपन विथ किस में करोगे, पेंट में करोगे, पेंट। ओके, कि ये फाइल बनाया है ये पेंट में। तो पिक्चर ओके फॉर्मेट सर। फाइल, पिक्चर फॉर्मेट जो भी होता है, मतलब जो फाइल पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर फाइल ओपन करने के लिए जो भी फॉर्मेट है वो आप उसको यूज कर सकते हो। आप डेफिनेटली पेंट में ही ओपन कर सकते हो। ओके अपूर्वा, और पेंट हर किसी के मशीन में होता है। यस सर। क्लियर? सर सर मेरा एक कंसर्न है सर, जैसा हम लोग को रिकॉर्डिंग मिलता है लेक्चर्स का, तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है जैसा कोई वेबसाइट और पोर्टल जहाँ पे हम लोग को पूरा रिकॉर्डिंग मतलब ऑल लेक्चर का रिकॉर्डिंग एक ही प्लेस हाँ, पे मिल जाए? लिंक रिकॉर्डिंग सर। जहां तक मुझे अभी लगता है शायद रिकॉर्डिंग तो एक ही जगह पे होता है ना, कि नहीं? नहीं अभी सर, ड्राइव अभी हम पे। लोग को ना व्हाट्सएप में लिंक देते हैं, लेकिन सर कैसा है अभी कोर्स खत्म हो गया, 1 महीने के बाद हम लोग को रिवीजन करना है, ठीक है। यार तो दिस इज नॉट माय कंसर्न, क्योंकि रिकॉर्डिंग का एक्सेस मेरे पास नहीं है। और ये कौन मैनेज करता है, अर्बर के बाकी लोग भी मैनेज करते हैं। ओके, एंड ओके इट इज ओके प्रोवाइडेड फाइन। थ्रू टीम्स। ये मेरा लुकआउट नहीं है, तो बेटर ओके है कि आप उनसे ही दैट्स फाइन, बात करो, है ना। नो प्रॉब्लम। और क्या टीम्स है, मुझे फैसिलिटी। लगता है कि आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, तो आप डायरेक्टली बात कर लीजिए, जो भी कंसर्न पर्सन है, तो ही विल एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। ओके ओके सर फाइन। और जो मैं सर डॉक्यूमेंट यू भेजता हूँ, कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग आई थिंक। हाँ ठीक है ना, रिकॉर्डिंग क्या है, हम लोग कुछ गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर वो तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है ना।